हम्म। कई बार ना जब हम प्राचीन ग्रंथों या पौराणिक कथाओं को पढ़ते हैं तो कुछ कहानियां पहली नजर में मतलब इतनी अजीब और विवादास्पद लगती हैं कि कोई भी सोचने पर मजबूर हो जाए। हाँ, बिल्कुल। और वो असहजता ना बहुत स्वाभाविक है। जब हम आज के चश्मे से उन आख्यानों को देखते हैं तो लगता है कि ये क्या है। सही कहा। जैसे एक ऐसी कथा है जो भारतीय साहित्य में काफी चर्चित रही है। प्रजापति की कथा, जिन्हें ब्रह्मा भी कहा जाता है, उनका अपनी ही पुत्री के प्रति आसक्त होना। हम्म। मतलब ऊपरी तौर पर देखने पर यह कहानी बेहद विचलित करने वाली लगती है, एकदम सांसारिक और वर्जित। ऐसा लगता है कि इसे पढ़कर कोई भी असहज महसूस करेगा। बिल्कुल करेगा। क्योंकि हम अक्सर चाहते हैं कि ऐतिहासिक कहानियां पूरी तरह से ना ब्लैक एंड व्हाइट या एकदम स्पष्ट हों। लेकिन जब वैदिक साहित्य और इन रूपकों की दुनिया में कदम रखा जाता है तो तो वो आधुनिक स्पष्टता कहीं खो जाती है। हाँ, वो तो है। तो जो कहानी सतह पर एक नैतिक अपराध जैसी लगती है ना, वो असल में एक बहुत गहरी रहस्यमयी पहेली का आवरण होती है। और आज की इस गहन चर्चा में हम ठीक इसी रहस्यमयी पहेली के हर एक धागे को सुलझाने वाले हैं। हमारे पास स्रोतों का एक बहुत ही दिलचस्प संग्रह है, जैसे ऋग्वेद, शतपथ ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण और मत्स्य पुराण। जी। और इस पूरी चर्चा का जो मिशन है वो ये समझना है कि इन जटिल वैदिक रूपकों के पीछे असल में छिपा क्या है। ये समझना है कि कैसे प्रजापति ही सूर्य हैं, ब्रह्मा भी सूर्य ही हैं, और सरस्वती या वाक वो कोई और नहीं बल्कि सूर्य की लालिमा और ज्ञान की अभिव्यक्ति हैं। एकदम सही दिशा है ये। चलिए ना, इस पहेली के हर एक स्तर को खोलते हैं, क्योंकि स्रोतों को देखने से ये एकदम स्पष्ट होता है कि ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है। मतलब इसके अंदर खगोलीय, प्राकृतिक और आध्यात्मिक विज्ञान का एक ऐसा संसार छिपा है जो आधुनिक विज्ञान को भी हैरान कर दे। बिल्कुल। इस पूरी पहेली में जो बात सबसे अधिक ध्यान खींचती है वो है इन कथाओं को प्रस्तुत करने का तरीका। शतपथ ब्राह्मण में एक प्रसंग आता है, अध्याय 2 ब्राह्मण 3 में। अच्छा। हाँ, इसमें वर्णन है कि प्रजापति अपनी पुत्री, जिसे द्योह या आकाश कहा गया है या उषा भी कहा गया है, उस पर आसक्त हो गए। हम्म। तो देवताओं ने जब ये देखा तो वे बहुत क्रोधित हुए। उन्हें लगा कि ये धर्म के विरुद्ध है। तब उन्होंने ना पशुओं के देवता रुद्र से कहा कि प्रजापति को इस कृत्य के लिए दंडित किया जाए। ओके। और फिर रुद्र ने अपने बाण से प्रजापति को विद्ध कर दिया, यानी बाण मार दिया। यार, अगर आज के इंटरनेट की भाषा में इसे कहा जाए तो ये कथा एक ऐसे क्लिकबेट शीर्षक की तरह लगती है, मतलब जो तुरंत ध्यान अपनी तरफ खींच लेती है। बिल्कुल एक क्लिकबेट ही है। लेकिन ऐसा लगता है कि जब इस लिंक पर क्लिक किया जाए तो अंदर एक बाकी गहन वैज्ञानिक शोध पत्र मिलता है। लेकिन यहाँ एक एक बहुत ही बुनियादी सवाल उठता है मेरे मन में। पूछिए। प्राचीन विचारकों ने ऐसी रूपकात्मक और इतनी विवादास्पद भाषा का प्रयोग क्यों किया? मतलब क्या ये सिर्फ लोगों का ध्यान खींचने का तरीका था? हम्म। अगर उन्हें किसी प्राकृतिक घटना का वर्णन करना ही था तो सीधे सीधे क्यों नहीं कर दिया? इतना घुमा फिरा कर क्यों? ये सवाल अक्सर उठता है। और आपकी ये जो क्लिकबेट वाली उपमा है ना, वो काफी हद तक सटीक भी है। इसे समझने के लिए हमें उस समय की श्रुति परंपरा को देखना होगा। ज्ञान को मतलब मौखिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया जाता था। हाँ, उस समय तो किताबें नहीं होती थीं। बिल्कुल। अब अगर कोई सामान्य सी बात सीधे तौर पर कह दी जाए तो शायद वो कुछ दशकों में ही भुला दी जाए। लेकिन अगर उसी बात को एक एक ऐसी कहानी का रूप दे दिया जाए जिसमें मानवीय भावनाएं हों, क्रोध हो, वर्जित रिश्ते हों और नाटकीयता हो, तो वो याद रह जाएगी। हाँ, तो वो कहानी हजारों सालों तक लोगों की स्मृति में दर्ज हो जाती है। वाओ! यानी कहानी का आवरण इतना मजबूत और चौंकाने वाला बनाया गया कि वो समय की मार झेल सके। बिल्कुल सही। अब अगर इसके सबसे पुराने यानी प्राचीनतम वैदिक काल के स्वरूप से देखा जाए तो प्रजापति का अर्थ कोई मानव रूपी देवता नहीं था। अच्छा, तो फिर क्या था? शतपथ ब्राह्मण स्वयं एक जगह स्पष्ट करता है कि सूर्य ही प्रजापति है और उसकी जो विविध किरणें हैं ना, वे ही विभिन्न देवता हैं। अब तार्किक रूप से सोचा जाए, अगर प्रजापति सूर्य है तो उसकी पुत्री कौन हो सकती है? अगर सूर्य पिता है तो क्या उषा, मतलब जो सुबह की पहली किरण होती है, या भोर, वो उसकी पुत्री होगी? हाँ, क्योंकि भोर का जन्म तो सूर्य के प्रकाश से ही होता है ना। एकदम सही पकड़ा आपने।
सूर्य से उत्पन्न होने के कारण ही उषा को सूर्य की यानी प्रजापति की पुत्री माना गया। अब प्रकृति के इस रोजमर्रा के दृश्य की ना कल्पना कीजिए। सूर्योदय से ठीक पहले आसमान में उषा प्रकट होती है और सूर्य उसके कुछ समय बाद क्षितिज पर आता है। पृथ्वी से देखने पर ऐसा लगता है मानो सूर्य उषा का पीछा कर रहा हो। अरे हाँ, और दिन भर आसमान में ये दौड़ चलती रहती है। बिल्कुल। और शाम के समय तो ये दृश्य मतलब और भी दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि शाम को जब सूर्य डूबने लगता है तो आसमान में जो लालिमा छा जाती है, क्या वो उसी उषा का दूसरा रूप है? हाँ, संध्या काल में सूर्य के डूबने के बाद भी आसमान में जो लालिमा होती है वो उसी रक्तिमा या सूर्यपुत्री का प्रतीक है। अस्ताचल में ऐसा प्रतीत होता है कि सूर्य अब आगे निकल गया है और उषा पीछे रह गई है। जब वो रक्तिमा और सूर्य का बिंब पश्चिमी आकाश में एक हो जाते हैं तो आसमान का रंग बिल्कुल गहरा लाल हो जाता है। इसी प्राकृतिक वायुमंडलीय घटना को प्राचीन ऋषियों ने मतलब एक काव्यात्मक रूप में कहा कि प्रजापति ने अपनी पुत्री को पकड़ लिया। ओह, तो ये कोई अनैतिक घटना नहीं थी? बिल्कुल नहीं, ये तो बस प्रकाश और दिन के चक्कर का एक काव्यात्मक वर्णन था। ये तो मतलब बहुत ही शानदार व्याख्या है। जो कहानी नैतिक रूप से इतनी विचलित कर रही थी, वो दरअसल सिर्फ सूरज और सुबह शाम के आसमान की एक दैनिक लुका छिपी है। हाँ। लेकिन एक बात बताइए, क्या प्राचीन काल के लोग खुद इस बात को समझते थे या ये हमारी आज की कोई मनगढ़ंत व्याख्या है जो हम बस थोप रहे हैं? नहीं, प्राचीन विद्वान इसे बहुत अच्छी तरह समझते थे। हाँ। प्राचीन काल में कुमारिल भट्ट नाम के एक बहुत बड़े दार्शनिक और मीमांसक हुए हैं। मीमांसा वो होते थे जो वैदिक वाक्यों का तार्किक और दार्शनिक अर्थ निकालते थे। हाँ। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इन कथाओं का शाब्दिक अर्थ लेना अज्ञानता है। यहाँ तक कि यजुर्वेद के एक मंत्र में भी स्पष्ट रूप से वर्णन है कि सूर्य अपनी किरणों के साथ उषा से संगम करता है। अच्छा। ये सृष्टि के चक्र को और प्रकाश के अंधकार पर विजय को दर्शाने का बस एक प्राकृतिक तरीका था। तो यहाँ तक की बात तो मतलब समझ में आती है कि ये दिन के आसमान की कहानी है। लेकिन अगर ये सिर्फ सूर्य और सुबह की कहानी है तो इस पूरी कथा में अचानक से ये हिरण, शिकारी और तीर ये सब कहाँ से आ गए? क्योंकि ऐथरेय ब्राह्मण के जो स्रोत हैं उनमें तो कहानी पूरी तरह से बदल जाती है ना। वहाँ प्रजापति एक हिरण या मृग बन जाते हैं और उनकी पुत्री एक हिरणी या रोहित का रूप ले लेती है। हाँ। तो ऐसा लगता है कि बात किसी और ही दिशा में जा रही है। क्या ये आकाश का कोई नक्शा है? ये एक बहुत ही सटीक विश्लेषण है। दिन के आकाश की जो कहानी थी ना, उसे प्राचीन ऋषियों ने सिर्फ दिन तक सीमित नहीं रखा, उन्होंने इसे रात के आकाश पर भी उकेरा। ओहो। और यहाँ ये कथा पूरी तरह से एक खगोलीय मानचित्र यानी एक एस्ट्रोनॉमिकल मैप बन जाती है। जिस तारामंडल को आधुनिक खगोल विज्ञान में ओरियन या व्याध तारामंडल कहा जाता है, भारतीय खगोल विज्ञान में वही मृग है। तो ये पूरी कहानी मतलब रात के आसमान में तारों की स्थिति को कैसे दर्शाती है? देखिए, अगर सर्दियों की रातों में, विशेषकर माघ और पौष के महीनों में आसमान की ओर देखा जाए तो एक बहुत ही स्पष्ट और मनोरम तारामंडल दिखाई देता है। आकाश में जो मृगशिर नक्षत्र है, जिसके तारों की आकृति स्पष्ट रूप से एक हिरण के सिर जैसी दिखाई देती है, हाँ, मैंने तस्वीरें देखी हैं उसकी। वही प्रजापति है। और वृष राशि का सबसे चमकीला तारा रोहिणी है, जिसे पाश्चात्य विज्ञान में एल्डेब्रान कहा जाता है। हाँ, ये रोहिणी तारा ही उनकी पुत्री रोहित या हिरणी है। क्या बात कर रहे हैं? और वो शिकारी कौन है जो रुद्र बनकर प्रजापति को बाण मारता है? क्योंकि कहानी में तो देवताओं ने रुद्र को ही भेजा था ना दंड देने के लिए। तारों के समूह में ना हिरण के ठीक पीछे बाईं ओर से एक बहुत ही चमकीला तारा उनका पीछा करता हुआ प्रतीत होता है। उस तारे को मृगव्याध यानी शिकारी या रुद्र कहा गया है। ओके। आधुनिक ज्योतिर्वेद इसे कैनिस मेजर तारामंडल का सीरियस तारा कहते हैं, जो रात के आसमान का सबसे चमकीला तारा है। और सबसे दिलचस्प बात बताओ। हाँ, बताइए। रुद्र ने प्रजापति को जो बाण मारा था ना, वो बाण भी आसमान में मौजूद है। ओरियन तारामंडल के बीच में एक सीधी रेखा में मौजूद 3 तारे हैं, जिन्हें हम आर्द्रा नक्षत्र या ओरियंस बेल्ट कहते हैं। वाह, ये तो खगोल विज्ञान की बहुत ही उन्नत समझ है। हिरणी यानी रोहिणी तारा आगे है, हिरण यानी मृगशिरा उसके पीछे है, शिकारी यानी सीजिस तारा पीछे से तीर ताने खड़ा है जी। और तीर जो ओरियन बेल्ट के 3 तारे हैं वो हिरण के शरीर में धंसा हुआ है। ये सब आसमान में तारों की वास्तविक स्थिति है और इसे कहानी के रूप में पिरो दिया गया। हाँ। और ऐसा इसलिए किया गया ताकि आम लोग
और आने वाली पीढ़ियां तारों की इन जटिल स्थितियों और उनकी गति को न बिना किसी आधुनिक वेधशाला या टेलीस्कोप के याद रख सकें। ये दर्शाता है कि उस समय का समाज आकाशीय पिंडों के प्रति कितना विश्लेषणात्मक था। उन्होंने केवल तारों को देखा ही नहीं, बल्कि उनकी स्थितियों का दस्तावेजीकरण एक ऐसी कहानी में किया जिसे भुलाना नामुमकिन था। बिल्कुल। खगोल विज्ञान की इस मैपिंग से ये तो साफ हो जाता है कि ये आख्यान विज्ञान को संरक्षित करने के बस मेमोरी टूल थे। लेकिन यहाँ एक और बड़ा सवाल सामने आता है मेरे दिमाग में। जी कहिए। समय के साथ ये जो भौतिक और खगोलीय विज्ञान था, वो गहरे दर्शन और अध्यात्म में कैसे बदल गया? क्योंकि पुराणों तक आते आते, जैसे कि हमारे स्रोतों में मौजूद मत्स्य पुराण में प्रजापति का स्थान ब्रह्मा ले लेते हैं और उस पुत्री का स्थान वाक यानी वाणी या सरस्वती ले लेती हैं। ये विकास ना बहुत ही तार्किक है। जब मानव की चेतना बाहरी दुनिया जैसे सूर्य, तारे, आसमान, इन सब के अवलोकन से हटकर अपने भीतर की दुनिया यानी मन और चेतना की तरफ मुड़ी, तो इन देवताओं का स्वरूप भी अमूर्त और दार्शनिक हो गया। ब्राह्मण ग्रंथों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि प्रजापति ने वाक यानी वाणी के साथ मिलकर सृष्टि की रचना की। मत्स्य पुराण के 4थे अध्याय में तो इसका बहुत ही विस्तृत दार्शनिक विश्लेषण मिलता है। अच्छा, तो मत्स्य पुराण में इसे किस तरह से समझाया गया है? मत्स्य पुराण में बताया गया है कि ये जो पूरी सृष्टि है ना, वो रजोगुणी है। रजोगुण का अर्थ है गतिविधि, जुनून, गति और सृजन की ऊर्जा। बिना रजोगुण के कोई भी रचना संभव नहीं है, सब कुछ स्थिर रहेगा। हाँ, कुछ तो एक्टिविटी चाहिए। बिल्कुल। इसी ग्रंथ में आगे एक बहुत ही गहरी आध्यात्मिक व्याख्या दी गई है कि ब्रह्मा जी स्वयं वेदों के अधिष्ठाता हैं। वे वेदमय हैं। इसका मतलब है कि वे ज्ञान की एक निराकार और विशाल राशि हैं। ओके। और जो सरस्वती, गायत्री या वाक हैं, वे कोई और नहीं बल्कि ब्रह्मा जी के ही शरीर यानी ज्ञान से उत्पन्न अभिव्यक्ति हैं। तो इसका सीधा सा अर्थ ये निकलता है कि ज्ञान और उसकी अभिव्यक्ति को दो अलग अलग इकाई माना गया, लेकिन दोनों एक दूसरे पर निर्भर है ना? बिल्कुल। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि निराकार ज्ञान की कोई पहचान नहीं होती जब तक कि उसे कोई आकार न दिया जाए। ब्रह्मा उस निराकार अव्यक्त ज्ञान के प्रतीक है और सरस्वती उस ज्ञान को आकार देने वाली, उसे दूसरों तक पहुंचाने वाली वाणी या भाषा है। यहाँ इसे समझने के लिए ना एक आधुनिक उपमा दी जा सकती है। ये कुछ विचार और भाषा के आपसी रिश्ते जैसा है। मतलब किसी भी इंसान के दिमाग में विचार पहले आता है। हाँ। इसलिए ये कहा जा सकता है कि भाषा उस विचार से ही जन्म लेती है, जैसे ब्रह्मा से सरस्वती। लेकिन बिना भाषा या शब्दों के कोई भी विचार कभी दुनिया के सामने प्रकट ही नहीं हो सकता। बिल्कुल सही। वो विचार दिमाग में ही घुट कर रह जाएगा। जहाँ ज्ञान या विचार रूपी ब्रह्मा होंगे, वहाँ अभिव्यक्ति रूपी सरस्वती का होना अनिवार्य है। उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। ये बहुत ही सटीक उदाहरण है। मत्स्य पुराण भी ठीक यही निष्कर्ष निकालता है। ज्ञान और वाणी का ये जुड़ाव मूर्त भी है और अमूर्त भी। ग्रंथों के अनुसार जहाँ ब्रह्मा रहते हैं वहाँ सरस्वती भी होती हैं, और जहाँ सरस्वती होती हैं वहाँ ब्रह्मा जी रहते हैं। दोनों का कभी वियोग नहीं होता, क्योंकि ब्रह्मा जी ज्ञान की राशि हैं और सरस्वती उसकी अभिव्यक्ति। इसलिए जब कथा में उनके संयोग की बात की जाती है ना, तो उसमें कोई नैतिक दोष या सांसारिक वर्जना नहीं है। सही बात है। ये तो सृष्टि रचना का सबसे मूल दार्शनिक सिद्धांत है कि ज्ञान और अभिव्यक्ति के मिलन से ही इस ब्रह्मांड की या किसी भी नई चीज की रचना हो सकती है। यार, ये सफर वाकई में हैरान करने वाला है। मतलब जो कहानी शुरू में समाज की नजरों में खटक रही थी, वो भौतिक रूप से सूर्य और उषा का मिलन है, खगोलीय रूप से तारों का एक नक्शा है, और दार्शनिक रूप से विचार और भाषा के बीच का अटूट रिश्ता है। हाँ। ये सब एक ही कथा के अलग अलग स्तर हैं। लेकिन हमारे श्रोते ही नहीं रुकते ना। इस चर्चा में एक और आयाम बचा है। क्या इन ग्रंथों में सिर्फ दर्शन है या ब्रह्मांड की उत्पत्ति का कोई ऐसा सिद्धांत भी छिपा है जिसे आज का विज्ञान भी मानता हो? स्रोतों में एक और बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा का जिक्र है जो आधुनिक विज्ञान के ना बहुत करीब जाती है। ऋग्वेद और बाद के ग्रंथों में प्रजापति और सूर्य की इस अवधारणा को एक और नाम दिया गया है, हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? हिरण्य का अर्थ है स्वर्ण, प्रकाश या ऊर्जा, और गर्भ का अर्थ है स्रोत, केंद्र या उत्पत्ति का स्थान। यानी एक स्वर्णिम अंडा या ऊर्जा का एक
एक अत्यंत सघन केंद्र। अच्छा। ऋग्वेद के नासीदीय सूक्त में ना ब्रह्मांड के निर्माण से ठीक पहले की अवस्था का बहुत ही वैज्ञानिक वर्णन किया गया है। वहां बताया गया है कि सृष्टि के पूर्व न तो सत यानी अस्तित्व था, न ही असत यानी गैर अस्तित्व। ओके। सर्वत्र एक प्रकार का जल या तरल अवस्था थी, जिसे सलिल कहा गया है। सब कुछ अंधकार से घिरा हुआ था। और फिर एक विशाल ज्योतिर्मय पिंड का वर्णन आता है, जिसमें तपस यानी भयंकर ऊष्मा और दबाव था। वाह, ये वर्णन तो मतलब बहुत कुछ वैसा ही लग रहा है जैसा आधुनिक ब्रह्मांड विज्ञान में पढ़ाया जाता है। एक ऐसा तरल या सघन अवस्था जहां बहुत अधिक ऊष्मा और दबाव हो। हाँ, और यही बात इस तुलना को इतना दिलचस्प बनाती है। आज के ब्रह्मांड विज्ञान की बिग बैंग थ्योरी पर अगर गौर किया जाए तो वो क्या कहती है? कि एक धमाका हुआ था। वो कहती है कि शुरुआत में न कोई समय था, न कोई अंतरिक्ष। ये पूरी की पूरी सृष्टि शुरुआत में एक अत्यंत सघन, गर्म और ऊर्जा से भरे हुए बिंदु यानी सिंगुलैरिटी के रूप में थी। ये पिंड अकल्पनीय दबाव में था। जी। आधुनिक भौतिकी मानती है कि शुरुआती ब्रह्मांड एक गैस की तरह नहीं, बल्कि एक एकदम सही तरल, एक परफेक्ट फ्लूइड की तरह व्यवहार करता था, जो कि नसदीय सूक्त के सलील या जल वाली बात से बिल्कुल मेल खाता है। और फिर उस भयंकर दबाव और ऊष्मा के कारण उसमें एक महाविस्फोट हुआ, मतलब बिग बैंग हुआ। बिल्कुल। और वैदिक हिरण्यगर्भ की अवधारणा भी यही बताती है कि उस तपस या ऊष्मा के कारण उस आदि पिंड में विस्तार हुआ और ये सारा ब्रह्मांड अस्तित्व में आया। वाह। हिरण्यगर्भ और प्रजापति एक ही तत्व के वाची हैं। वे इस समूचे जगत के एकमात्र उत्पादक माने गए हैं। हिरण्यगर्भ केवल एक भौतिक पिंड नहीं है, बल्कि वो ब्रह्मांड की आदि ऊर्जा का प्रतीक है। यार, ये सोचने पे मजबूर करता है कि हजारों साल पहले जब कोई आधुनिक तकनीकी उपकरण नहीं थे, कोई टेलीस्कोप नहीं था, तब बिना किसी प्रयोगशाला के इन रूपकों के माध्यम से इतनी सूक्ष्म वैज्ञानिक परिकल्पना कैसे की गई? क्या वैदिक हिरण्यगर्भ भी हमारे सौरमंडल का सूर्य है या वो उससे भी कुछ बड़ा है? ग्रंथों का बहुत गहराई से अध्ययन करने पर पता चलता है कि इसे अजन्मा और स्वयंभू कहा गया है। ये वो शक्ति है जो न केवल इस भौतिक ब्रह्मांड को चला रही है, बल्कि प्राणियों में चेतना का संचार भी कर रही है। अच्छा। जब प्रजापति को सूर्य कहा जाता है, तो वो केवल हमारे सौरमंडल के सूरज तक सीमित नहीं है। वो उस सर्वोच्च परम शक्ति का प्रतीक है जो प्रकाश, ऊर्जा और जीवन का आदि स्रोत है। वो हिरण्यगर्भ पूरे ब्रह्मांड के जन्म का केंद्र है। और इसी परम शक्ति या हिरण्यगर्भ से जो ज्ञान और प्रकाश बाहर आता है, उसे वाक या सरस्वती कहा जाता है। हाँ। इसका मतलब है कि ये पूरी चर्चा जहां से शुरू हुई थी, हम वापस वहीं आ गए, लेकिन समझ के एक बहुत ही ऊंचे स्तर पर। प्रजापति ही सूर्य है, ब्रह्मा भी सूर्य है, और सरस्वती उस सूर्य की लालिमा और ज्ञान की अभिव्यक्ति है। एकदम सही पकड़ा आपने। ये यात्रा एक ही मूल तत्व की है, लेकिन उसके अर्थों को परत दर परत अलग अलग स्तरों पर पिरोया गया है। अगर कोई इसे भौतिक धरातल पर देखे तो ये सूर्य और उषा का वायुमंडलीय दृश्य है। अगर खगोलीय धरातल पर देखा जाए तो ये ओरियन और सीरियस तारामंडल का एक बेहद सटीक नक्शा है। बिल्कुल। मानसिक या दार्शनिक धरातल पर यह विचार और अभिव्यक्ति का संबंध है। और ब्रह्मांडीय स्तर पर देखा जाए तो ये हिरण्यगर्भ या ब्रह्मांड के विस्तार की कहानी है। सच में स्रोतों की इस छानबीन से साफ हो जाता है कि प्राचीन आख्यान कितने बहुआयामी हो सकते हैं। एक कथा जो बिना संदर्भ के पढ़े जाने पर केवल एक वर्जित और अनैतिक पारिवारिक रिश्ते की कहानी लगती थी, वास्तव में ज्ञान का एक अथाह महासागर है। इसे इस तरह से डिजाइन किया गया था कि एक आम इंसान इसे एक रोचक और नाटकीय कहानी के रूप में याद रख सके, और एक शोधकर्ता इसके भीतर छिपे खगोलीय, दार्शनिक और ब्रह्मांडीय रहस्यों को डिकोड कर सके। और शायद यही सबसे बड़ा कारण है कि ये कथाएं हजारों सालों तक श्रुति परंपरा के माध्यम से बिना किसी बदलाव के जीवित रहीं। उस कहानी का आवरण इतना मजबूत और भावना प्रधान था कि उसने अपने भीतर के विज्ञान को नष्ट होने से बचाए रखा। ये इस बात का भी प्रमाण है कि प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करते समय केवल उनके शाब्दिक अर्थ पर, मतलब वहीं पर नहीं रुकना चाहिए। शब्दों के पीछे छिपे उन रूप को भी चाबी ढूंढनी चाहिए जो उस असली रहस्य का ताला खोल सके। हाँ, इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा निष्कर्ष यही निकलता है कि ज्ञान को ना अलग अलग डिब्बों में बंद करके नहीं समझा जा सकता।
आज हम विज्ञान, दर्शन और साहित्य को अलग-अलग विषयों के रूप में पढ़ते हैं। लेकिन प्राचीन विचारकों ने दुनिया को ऐसे अलग-अलग खांचों में नहीं देखा। उनके लिए जो नियम ब्रह्मांड की उत्पत्ति पर लागू होता था, जो नियम एक छोटे से तारे की गति पर लागू होता था, वही नियम इंसानी मन, विचार और वाणी पर भी लागू होता था। सब कुछ एक ही सत्य के अलग-अलग रूप थे। रेखा और उसके पीछे वो चमकता हुआ शिकारी तारा दिखाई दे तो ये याद रखना चाहिए कि वो आसमान में सिर्फ कुछ गैस के जलते हुए गोले नहीं है। वो एक आदि कथा है जो हजारों सालों से आकाश के कैनवस पर मानव जाति के लिए छोड़ी गई है। बिल्कुल। वो सृष्टि के उद्गम, विचार और भाषा के मिलन और ब्रह्मांड की उत्पत्ति का वो अनसुलझा रहस्य है जिसे प्रजापति का नाम दिया गया था। और ये भी याद रखना जरूरी है कि ज्ञान को हमेशा सतह से नीचे उतरकर डिकोड करने की जरूरत होती है। जो कुछ भी सतह पर दिखाई देता है, असल सच्चाई हमेशा उससे बहुत गहरी और व्यापक होती है। इसी गहराई और व्यापकता के साथ स्रोतों पर आधारित ये चर्चा अपने अंत की ओर पहुंचती है। लेकिन इस विचार विमर्श को खत्म करने से पहले एक बहुत ही उत्तेजक सवाल सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है। अगर प्राचीन विचारकों ने खगोलीय मानचित्रों, ब्रह्मांड की उत्पत्ति और दार्शनिक सिद्धांतों जैसे इतने जटिल विज्ञान को इतनी सरल दैनिक जीवन की लोक कथाओं और पारिवारिक रूपकों में पिरोकर सदियों तक सुरक्षित रखा है, तो क्या पता दुनिया की अन्य प्राचीन सभ्यताओं, चाहे वो मिस्र हो, यूनान हो या मेसोपोटामिया, उनसे जुड़ी साधारण लगने वाली परियों और देवताओं की कहानियों में भी आधुनिक विज्ञान के कौन-कौन से बड़े रहस्य आज भी हमारी आंखों के ठीक सामने छुपकर बैठे हों। बस इंतजार है तो किसी के उस क्लिकबेट के पीछे छिपे असली शोध को डिकोड करने का। इस पर विचार जरूर किया जाना चाहिए।